हेलो फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग। और मैं आपका दोस्त सीए चंदन सिंह आपके अपने चैनल सीए चंदन सिंह पे स्वागत करता हूं। ठीक है फ्रेंड। तो अ, आज का जो डिस्कशन में करने जा रहा हूं दोस्तों, ये जो दो सेक्शन फिनांस बिल 2019 को द्वारा जो पास किए गए थे, सेक्शन 194 एम एंड सेक्शन 194 एन, उसके बारे में दोस्तों मैं यहाँ पे एक ब्रॉड एंड कंप्रीहेंसिव डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो आप जितने भी मेरे प्रोफेशनल दोस्त हो या फिर आप एकेडमिक फ्रेंड हो, आप सब लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि एकेडमिक जो फ्रेंड होंगे उनके पेपर में काम आएगा, और जो मेरे प्रोफेशनल दोस्त होंगे उनको उनके प्रैक्टिकल वर्क में ये काफी हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना फर्दर टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने इस सेशन को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। लेकिन चैनल पे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके उसमें जो नोटिफिकेशन में ऑल आएगा उसको भी दबा दें, जिससे कि इस टाइप के नॉलेजेबल जो आपको वीडियो हैं वो रेगुलर मिलता रहे। और दोस्तों प्लीज मेरे को सपोर्ट करें, जिससे कि ये चैनल आप लोगों का ही है, तो आप लोग इसको ग्रो करने में हेल्प करें, और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए काम हमेशा करता रहूंगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए बिल्कुल ही ध्यान से, बिल्कुल प्यार से हम समझेंगे, एकदम बिल्कुल आप लोगों को एक स्टूडेंट की तरह मैं एक चीज को समझा दूंगा। ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों सेक्शन 194 एम। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसमें बात कर लेता हूं कि इसको लाया क्यों गया। ठीक है। लाया क्यों गया तो अपने आप ही आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं। रीजन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 194 एम। तो देखो दोस्तों, अब एक्चुअली में दोस्तों होता क्या था ना कि देखिए, जैसे कि मान के चलो आप इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो, तो आप हम लोग क्या करते थे कि हम किसी कॉन्ट्रैक्टर से उससे सर्विस लिया करते थे, या फिर किसी प्रोफेशनल से हम लोग क्या करते थे, सर्विस लेते थे। किस चीज के लिए सर्विस दोस्तों? अपने पर्सनल पर्पज के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए। तो पर्सनल पर्पज से भी होता था और वो बिजनेस के पर्पज से भी होता था। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ा इसमें एक ड्रॉबैक था ना, ड्रॉबैक क्या था कि आपको तो पता ही होगा क्या लिखा है हमारे जो प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स है, उसमें क्लियरली दोस्तों क्या मेंशन है? उसमें तो ये मेंशन था ना कि इंडिविजुअल एंड एचयूएफ केवल तभी टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं जब प्रीवियस ईयर में क्या लगाओ, उनके ऊपर ऑडिट अप्लीकेबल हो। करंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं, इसके करंट से पिछले फाइनेंशियल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या हो, उनके ऊपर दोस्तों ऑडिट लगा हुआ। अब होता क्या था इस सिनेरियो में कि उन पे ऑडिट, जिन पे ऑडिट होता नहीं था, तो ऑडिट नहीं होने के चलते यहां पे टीडीएस दोस्तों कटता नहीं था। और आपको तो पता ही है कि जो टीडीएस है दोस्तों, टीडीएस क्या है? ये एक एंटी अवॉइडेंस प्रोविजन है कि नहीं है? ये एक एंटी अवॉइडेंस प्रोविजन है। तो इससे क्या होता था कि टैक्स जो हम अवॉइड करते थे ना, तो ड्यू टू the applicability of TDS, this avoidance can be totally avoided in the eye of the government। ठीक है दोस्तों। तो इसको हम अवॉइड कर दिया करते थे। तो अब होता क्या था दोस्तों कि यहां पे टीडीएस कटता नहीं था, और हम इस ट्रांजेक्शन को दोस्तों हम लोग गवर्नमेंट से छिपा लिया करते थे। ठीक है। एक तो दोस्तों ये बात आ गई। उसके बाद दोस्तों क्या था कि ये सेक्शन आने से पहले इंडिविजुअल एचयूएफ के ऊपर कोई लायबिलिटी इसकी थी नहीं। तो ये दोस्तों एक मेजर जो रीजन था ये था। ठीक है। तो देखिए देख लेते हैं हम लोग। फिनांस बिल 2019 हैज इंट्रोड्यूस सेक्शन 194 एम रिगार्डिंग टैक्स डिडक्शन टैक्स एट सोर्स फ्रॉम एनी मनी पेड बाय इंडिविजुअल एचयूएफ टू रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर। देखिए दोस्तों यहां पे ना, देखिए इनकम टैक्स में क्या होता है मेनली, अब हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, हम किस लिए जाने जाते हैं?
हम जाने जाते हैं अपने एनालिटिकल स्किल के लिए और प्रोविजन को डिकोड करने के लिए। तो देखो दोस्तों, यहां पे लिखा है रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर, बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिए क्या लिखा है यहां पे लिखा है रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि सेक्शन 194M विल नॉट अप्लीकेबल, ये बिल्कुल भी अप्लीकेबल नहीं होगा नॉन रेजिडेंट को जब हम पेमेंट करेंगे। तो अगर नॉन रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को आप पेमेंट करते हो या नॉन रेजिडेंट प्रोफेशनल को अगर आप पेमेंट करते हो तो उस केस में सेक्शन 194M बिल्कुल भी अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, दिस सेक्शन अप्लाई टू पर्सनल एज वेल एज बिजनेस। ठीक है, तो बिफोर इंट्रोडक्शन देयर वाज नो लायबिलिटी ऑन इंडिविजुअल और एचयूएफ टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, क्योंकि जब ऑडिट था ना तभी अप्लीकेबल था। ऑल्सो इंडिविजुअल एचयूएफ कैरिंग बिजनेस और प्रोफेशन नॉट सब्जेक्ट टू एनी ऑडिट, अब उनके पर ऑडिट लगता नहीं था तो वर ऑल्सो नॉट डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स व्हेन द पेमेंट वाज मेड। ठीक है, एंड मेजर अमाउंट ऑफ पेमेंट मेड फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क एंड प्रोफेशनल फी वाज एस्केपिंग द लेवी ऑफ टीडीएस बिकॉज ऑफ दिस एग्जम्पशन क्रिएटिंग ए स्कोप ऑफ टैक्स इवेजन। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। अब देखो, अब हम समझ गए क्यों आया था सेक्शन, तो आगे देखते हैं सेक्शन 194M। अब देखिए दोस्तों, ये वीडियो ना अब मैं बता देता हूं आपको, अब मैं कोई वर्बली तो इसको अब बताने जा नहीं रहा हूं। तो ये वीडियो दोस्तों देखिए, मेरा जो ये वीडियो होगा ना ये थोड़ा सा लेंदी होगा, ये 20 से 22 मिनट का जा सकता है, तो इसके लिए आप एक्सक्यूज करें। मैं यहाँ पे ना देखिए, मैं यहाँ पे मेरे को ना कोई वैसा काम नहीं करना कि हाँ 4 से 5 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो बनाया और बना करके बस ऊपर से बता करके आगे बढ़ गया। तो यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी कवर करता हुआ चलूंगा, तो इस सिचुएशन में और साथ ही साथ मैं आपको टेक्स्ट भी दिखाता हुआ चलूंगा। तो दोस्तों इस प्रोसेस में वीडियो थोड़ा सा तो लेंदी जाएगा ही जाएगा, तो इसके लिए आप एक्सक्यूज करें। लेकिन हाँ, ये मैं आपको पूरा प्रोमिस करता हूं कि एक बार आप लोग मेरे इस कंप्लीट वीडियो को देख लेंगे तो ये जितने भी सेक्शन का मैं डिस्कशन करूंगा ना उससे रिलेटेड आपके मन में एक डाउट नहीं बचेगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है आप लोगों को। चलिए देखिए, व्हाट इज द सेक्शन 194M। तो देखो, एन इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैज टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194M। तो 194M के अंदर काटना पड़ेगा। तो अब लेकिन देखो यहां पे कंडीशन क्या लगाया, कंडीशन दोस्तों क्या लगाया, देखिए अब एक मिनट देखो कंडीशन क्या लगा कि सच इंडिविजुअल एंड एचयूएफ मस्ट नॉट रिक्वायर्ड टू गेट देयर बुक ऑफ अकाउंट ऑडिटेड। तो मतलब उनका ना बुक ऑफ अकाउंट पे ऑडिट नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि दोस्तों देखो, अगर इन पे ऑडिट अप्लीकेबल हो गया ना तो फिर वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो पेमेंट होगा वो 194C में चला जाएगा और प्रोफेशनल से रिलेटेड जो होगा वो 194J में चला जाएगा। तो देखिए, बुक ऑफ अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड टोटल टर्नओवर और रिसिप्ट ऑफ बिजनेस एक्सीड ₹1 करोड़ और वेयर रिसिप्ट ऑफ प्रोफेशन एक्सीड ₹50 लाख। तो प्रोफेशन अगर 50 लाख को एक्सीड कर गया और बिजनेस 1 लाख को एक्सीड कर गया तो यहां पे आपका जो क्या होगा, ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। और जब जैसी ऑडिट एप्लीकेबल होगा तो फिर आपका केस 194M के अंदर बिल्कुल भी फॉल नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन 194M केवल अनऑडिटेड केस में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इट अप्लाई व्हेन द टोटल अमाउंट पेड टू रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर कैरिंग आउट एनी कॉन्टेक्चुअल वर्क और प्रोवाइडिंग एनी प्रोफेशनल सर्विस इन ए फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स ₹50 लाख। तो देखो यहां पे जो थ्रेशोल्ड दिया गया, थ्रेशोल्ड दोस्तों कितना दिया गया बताइए आप लोग? थ्रेशोल्ड दिया गया है 50 लाख का। ठीक है, एंड इफ दे आर रिक्वायर्ड टू गेट बुक ऑफ अकाउंट ऑडिटेड, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट है दोस्तों तो फिर 194C एंड J लगेगा। बधाई हो आप लोग। आगे देखिए, individual HUF who have to deduct TDS under section 194C contractor and 194J professional fee do not have to deduct tax at source under section 194M। ठीक है दोस्तों, तो जिस इंडिविजुअल HUF पे सेक्शन 194C और J लग रहा है उसके उनको 194M में TDS काटने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, इंडिविजुअल HUF who has to deduct can pay the tax to the government by quoting his or her PAN only। अब जानते हो ना टीडीएस में क्या होता है, टीडीएस काटने के लिए आपको गवर्नमेंट के पास
10 अप्लाई करना पड़ता है। 10 नंबर टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर के लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये जो सेक्शन है, अब क्या होगा कि पेमेंट कोई रेगुलर तो करोगे नहीं, कभी कभारी तो करोगे, कभी कभारी तो करोगे ना दोस्तों पेमेंट। तो क्या इसके लिए हम जाकर के 10 अप्लाई करें? बिल्कुल भी नहीं। तो याद रखिएगा, तो यहां पे आपको 10 नंबर लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट बाय quoting your permanent account number, this section will be, the requirement of this section will be fulfilled। तो बस आप लोग केवल अपना पैन नंबर कोड करो और टीडीएस काटो। तो यहां पर देखिए पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन। क्यों? क्योंकि ये केवल दोस्तों रेजिडेंट पे एप्लीकेबल था। आया समझ में? चलिए आगे बढ़िए मेरे दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स एंड मेरे प्रोफेशनल फ्रेंड और मेरे अकाउंटिंग फ्रेंड, जो भी लोग आप कंपनी में अकाउंटेंट हो, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला हूं मैं। और दोस्तों एक मैं थ्रेशोल्ड तय करता हूं, देखता हूं आप लोग मेरे को कितना सपोर्ट करते हो। देखते हैं दोस्तों, एक टारगेट हम सेट करते हैं कि अभी चल रहा है अप्रैल, तो दोस्तों सितंबर तक का मैं टारगेट सेट करता हूं। देखता हूं आप लोगों के प्यार से मेरा चैनल 1000 सब्सक्राइबर को क्रॉस कर पाता है कि नहीं कर पाता है। और ये चैनल को बहुत आगे तक लेके जाना है, और ये आप लोगों का ही चैनल है, तो मैं ये अपना चैनल आप लोगों के हवाले करता हूं। तो आप लोग देखते रहो। देखो, तो वर्क, अगर दोस्तों वर्क की हम बात करें, इसमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेशनल सर्विसेज की, तो आइए इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। तो देखिए, वर्क इन दिस सेक्शन वुड इंक्लूड क्या दोस्तों? एडवर्टाइजिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर सच ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग। ठीक है ना? तो यहां ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग में भी दोस्तों कुछ बातें होती हैं, तो ये ना मैं अलग से जब 194C पढ़ाऊंगा ना, तो बताऊंगा जब आप लोगों को, तो वहां पे मैं क्लियर कर दूंगा। अभी यहाँ पे ना मैं डालकर नेसेसरली वीडियो को ना मैं लेंथ नहीं बनाने वाला। बस आप ये ध्यान रखिए, ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग भी यहाँ पे कवर्ड है। एंड कैरिज ऑफ गुड एंड पैसेंजर बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, चाहे आप समझ के देखिए क्या कहते हैं, एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बट अदर देन रेलवे। रेलवे नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जीटीए वगैरह सारे आ जाएंगे। उसके बाद कैटरिंग सर्विस, तो कैटरिंग वाला भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट होगा। ठीक है? देन मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर बाय यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम सच कस्टमर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो कंडीशन है ना, ये 194C वाला, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारा 194C और 194J वाले ही कंडीशन है। ये कुछ अलग कंडीशन नहीं है दोस्तों। तो देखिए यहां पे क्या होता है कि अगर कस्टमर से क्या कहते हैं, यहां मटेरियल कस्टमर बाय करता है और उसको हम यूज करके बनाते हैं तो होता है, लेकिन इंक्लूड नहीं करता, बट डज नॉट इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर बाय यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम पर्सन अदर देन सच कस्टमर। तो अगर आप अगर खुद खरीद के उस पर वर्क कॉन्ट्रैक्ट कराते हो, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर्ड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? तो देखिए, देन कम्स दी प्रोफेशनल सर्विस। तो प्रोफेशनल सर्विस में क्या क्या होगा? प्रोफेशनल फी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फी, CS की फी, डॉक्टर की फी, इंजीनियर की फी, ये सारे। ठीक है? आर्किटेक्चर की फी। उसके बाद देखो फी फॉर टेक्निकल सर्विस, उसके बाद देखिए रिम्यूनरेशन पेड टू डायरेक्टर एक्सक्लूडिंग सैलरी। क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जब सैलरी की बात आएगी ना, तो वो 192 में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सिटिंग फी टू अटेंड बोर्ड मीटिंग। ठीक है? चलिए आगे देखिए, रॉयल्टी को भी हम प्रोफेशनल सर्विस में ही रखा जाता है। ठीक है? ये आपको बताऊंगा कभी मौका मिला तो। ठीक है? आगे देखिए, पेमेंट इन द नेचर ऑफ नॉन कम्पीट फी, यानी कि फी पेड नॉट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस प्रोफेशन, और फी पेड टू नॉट शेयर एनी टेक्निकल नो हाउ। ठीक है? इन कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? दिस एक्सप्रेशन इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट, तो यहां पे सब कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाएगा। तो हु हैज टू डिडक्ट TDS अंडर 194M, तो कौन काटेगा दोस्तों बताइए? इंडिविजुअल एंड HUF। तो यहाँ पे इंडिविजुअल एंड HUF को जरूरत है TDS काटने की। तो एज पर फिनांस बिल 2019, इंडिविजुअल HUF पेइंग एनी सम टू रेजिडेंट फॉर
कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग दी सप्लाई ऑफ लेबर भी शामिल है, ध्यान रखिएगा, अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट और बाय वे ऑफ फी फॉर प्रोफेशनल सर्विस रेंडर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीडिंग 50 लाख इन ईयर विल हैव टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 5%। तो दोस्तों कितना टीडीएस काटना पड़ेगा जल्दी बताइए, 5% के हिसाब से। और ये सेक्शन दोस्तों अप्लीकेबल कब से है, फ्रॉम 1 सितंबर 2019 ऑनवर्ड। तो 1 सितंबर 2019 से ये सेक्शन अप्लीकेबल है। एंड टीडीएस अमाउंट विल बी डिडक्टेड ऑन एनी पेमेंट मेड आफ्टर दिस डेट इवन इफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेड बिफोर प्रोवाइडेड द पेमेंट एक्सीड रुपीज 50 लाख। तो मजे की बात दोस्तों क्या है कि भले ही कॉन्ट्रैक्ट आपने 1 सितंबर 2019 से पहले भी लिया हो, लेकिन अगर पेमेंट आप इस डेट के बाद करते हो और वो 50 लाख को एक्सीड कर जाता है तो याद रखिएगा दिस सेक्शन विल बी अप्लीकेबल। ठीक है, तो व्हेन कैन वन डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, तो देखो कब, टीडीएस अमाउंट विल बी डिडक्टेड ऑन अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ द अमाउंट या एट द टाइम ऑफ पेमेंट बाय कैश और बाय इशू ऑफ चेक और ड्राफ्ट। तो पेमेंट या क्रेडिट इन द बुक्स विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए। ठीक है, एंड रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा दोस्तों, 5% होगा। ठीक है, 50 लाख की लिमिट है। अब आगे देखिए, अगर मान के चलो कोई बंदे ने पैन नहीं ना दिया हो तो फिर टीडीएस तो लगेगा ही ना, 20%, 2068 बोलता है जो। एंड व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑन डिपोजिटिंग टीडीएस, व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑन डिपोजिटिंग टीडीएस। तो टाइम लिमिट क्या है दोस्तों, टाइम लिमिट वही है जो आपका पहले था। तो क्या था पहले का दोस्तों, देखो अगर ये पेमेंट गवर्नमेंट के बिहाफ पे होता है तो टीडीएस अमाउंट विल हैव टू बी पेड डिपार्टमेंट ऑन दी डे ऑफ द पेमेंट, तो उसी दिन पे हो जाता है। वेयर एनी पेमेंट इज मेड बाय एनी पर्सन अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो टीडीएस दोस्तों हम कब पे करते हैं बताइए, इफ अमाउंट इज पेड इन मार्च ऑन और बिफोर अप्रैल 30 ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो देखो अगर आप मार्च वाला पे करते हो, मार्च वाले में पे करते हो तो 30 अप्रैल से पहले पहले आप पे कर दोगे, इसमें असेसमेंट ईयर वाला जो होगा। एंड फॉर एग्जांपल इफ अमाउंट हैज पेड इन मार्च 2020 देन टीडीएस विल बी डिपॉजिटेड टू द डिपार्टमेंट बाय 38 अप्रैल 2020। एंड इन एनी अदर मंथ होगा तो आपको पता ही है दोस्तों, तो आप लोगों को पता ही है, विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टैक्स डिडक्शन इज मेड। जैसे कि अगर सितंबर महीने का काटा है आपने तो 7 अक्टूबर तक क्या कर दो, इसको जमा करा दो। एंड व्हाट इज सेक्शन, ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका सेक्शन 194M आया हुआ दोस्तों। बताइए, आप बताइएगा जरूर कमेंट करके मैंने कैसा मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो चलिए 194M का काम हुआ खत्म। अब आते हैं 194N के तरफ। देखिए दोस्तों, तो इसको भी पहले हम जान लेते हैं इस सेक्शन को क्यों लाया गया। तो देखिए, व्हाई इज सेक्शन 194N इंट्रोड्यूस दोस्तों क्यों किया गया, तो यहां भी तो दोस्तों यही दिक्कत था ना मेन। तो देखो, द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस सेक्शन 194 इन द यूनियन बजट 2019 प्रोपोज्ड ऑन 5 जुलाई 2019 in order to discourage cash transaction in the country and promote the digital economy। तो डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए सेक्शन 194N लाया गया। तो टीडीएस ऑन कैश विड्रोवल ओवर एंड अबव ₹1 crore हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द फाइनेंस बिल 2019। तो दोस्तों टीडीएस कब लगेगा, जब आप कैश विड्रोवल करोगे ओवर एंड अबव ₹1 crore, 1 crore से ऊपर करोगे तब लगेगा। ठीक है, चलिए अब सेक्शन की बात करते हैं। आइए, तो व्हाट इज सेक्शन 194N, तो क्या कहता है, सेक्शन 194N इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ कैश विड्रॉल ऑफ मोर देन ₹1 crore ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो दिस सेक्शन, अब ध्यान से देखिएगा, दिस सेक्शन विल अप्लाई टू ऑल सम ऑफ मनी और एग्रीगेट ऑफ सम विड्रॉन फ्रॉम ए पर्टिकुलर पेयर इन ए फाइनेंशियल ईयर। ठीक है ना, देखो क्या कहता है, विड्रॉन फ्रॉम अ पर्टिकुलर पेयर इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, पर्टिकुलर पेयर समझ रहे हो आप, बैंक, ठीक है ना, तो उस पर्टिकुलर बैंक में से काटोगे तब। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मान के चलो आपका जो अकाउंट है पंजाब नेशनल में भी है, एसबीआई में भी है, एचडीएफसी में भी है, तो क्या मतलब हुआ, क्या तीनों मिला के 1 crore? नहीं दोस्तों, तो ये जो सेक्शन एप्लीकेबल है ना, ये पर बैंक एप्लीकेबल है, पर बैंक। मान के चलो एचडीएफसी से आपने 1 crore निकाल लिया नोट, और एसबीआई से भी 1 crore निकाला, पंजाब से भी 1 crore निकाला, तो यहां पे दोस्तों 3 crore हो गया ना, 1 crore को पार किया। लेकिन यहां पे कोई भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है।
तो देखिए दिस सेक्शन विल अप्लाई टू विड्रॉल मेड बाय टैक्स पेयर इंक्लूडिंग किस पे देखो देखो किस पे एप्लीकेबल होगा, ध्यान से देखिए, इंडिविजुअल पे, एचवेब पे, कंपनी पे, पार्टनरशिप फर्म पे, लोकल अथॉरिटी पे, एओपी बीओवाई, छोड़ा किसको, सबको तो कवर कर ही गया, पूरे पर्सन ही कवर कर गया। द फ्लोइंग पेयर आर कवर्ड अंडर दिस सेक्शन, देखिए एनी बैंक पेयर कौन से, तो बैंक प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, कोऑपरेटिव बैंक एंड पोस्ट ऑफिस भी, याद रखिएगा। टैक्स विल बी डिडक्टेड बाय द पेयर व्हाइल मेकिंग पेमेंट टू इंडिविजुअल इन कैश फ्रॉम अ टैक्स पेयर बैंक अकाउंट इन एक्सेस ऑफ ₹1 crore। द लिमिट ऑफ 1 crore इन फाइनेंशियल ईयर इज रिस्पेक्ट टू पर बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट एंड नॉट टैक्स पेयर इंडिविजुअल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन हैविंग 3 बैंक ही कैन विथड्रॉ 3 crore विदाउट एनी टीडीएस। ठीक है ना दोस्तों, अब ये हमें कैसे पता लगा, आप बोलोगे इस सेक्शन में तो लिखा ही नहीं है, अरे सेक्शन में तो लिखा नहीं है ना, हिडन दिया हुआ है, देखो यहाँ दिया हुआ है ना, द सेक्शन विल अप्लाई टू ऑल सम और मनी और एग्रीगेट ऑफ सम विथड्रॉन फ्रॉम ए पर्टिकुलर पेयर इन ए फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर में किसी पर्टिकुलर पेयर से रिलेटेड है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा दोस्तों बैंक के ऊपर। ठीक है, आगे देखिए, द कैश विड्रॉल मेड बाय टैक्सर फ्रॉम बैंक अकाउंट मेंटेन बाय सच रेसिपिएंट विल only at take traditional section 194N. For instance, a bank make a cash payment of more than 1 crore in financial year to its account holder, any tax पर कोई भी हो, from the account maintained by such taxpayer, then bank will have to deduct the TDS। ठीक है, तो अकाउंट आप वहां मेंटेन करोगे तो ही काटा जाएगा। तो आगे देखिए, in case of payment by taxpayer through a bearer check issued to third party, अगर bearer check हुआ तो in excess of ₹1 crore in financial year, तो रिसिपिएंट ऑफ कैश इज नॉट अकाउंट होल्डर। तो याद रखिएगा, जब बेयरर चेक से हमने किसी थर्ड पार्टी को बेयरर चेक हमने इशू किया है, याद रखिएगा वो हमारा जो थर्ड पार्टी है ना, वो हमारा कोई अकाउंट होल्डर नहीं है, बट ए थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी है। इन सच केस पेमेंट इज नॉट मेड बाय बैंक टू द अकाउंट होल्डर। तो यहाँ पे बैंक ने कोई अकाउंट होल्डर को पेमेंट नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो इन द अबव सिचुएशन देयर इज एम्बिग्यूटी आएगा, दैट whether such bearer check given to any person like vendor to collect payment from bank will be covered under 194N. So whether the bank is liable to deduct TDS on the fund of account holder in respect of the bearer check issued to the third party. तो देखो आई बात समझ में, तो ये एम्बिग्यूटी क्रिएट करेगा। तो देखिए क्या है, सेपरेटली इन केस ऑफ बिजनेस पेमेंट मेड थ्रू बेयरर चेक वुड नॉट बी अलाउड एज एन एक्सपेंडिचर अंडर 40A(3) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। एनी पेमेंट मेड एक्सीडिंग 10,000 पर डे इज नॉट अलाउड एट बिजनेस एक्सपेंडिचर। तो ठीक है, वहां पे भले टीडीएस ना कटे, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा आप लोग 40A(3) का डिसअलाउंस आपको बियर करना पड़ेगा। द लिमिट ऑफ ₹1 crore विल बी एप्लीकेबल टू द कैश पेमेंट विड्रॉल मेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। द प्रोविजंस ऑफ 194N विल अप्लाई टू द पेमेंट मेड ऑन और आफ्टर 1 September 2019। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे अगर 1 crore बेयरर चेक के थ्रू दे भी दोगे भले ही, तो माना तो उसको पेमेंट ही जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, फिर 40A(3) आपका अप्लीकेबल है, क्योंकि बेयरर चेक जानते हो ना, बेयरर चेक 40A(3) में आता ही नहीं है, वहां पे कैश क्या आता है बताओ, चेक एंड बैंक ड्राफ्ट आता है। ठीक है ना, आगे देखिए, हु विल डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194N। तो कौन काटेगा, हमने तो ऊपर ही पढ़ लिया था, कैश पेमेंट पे एनी बैंक, प्राइवेट पब्लिक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, और देयर आर सर्टेन कैटेगरी ऑफ पर्सन पे टू हुम द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई। तो देखो इन पर्सन पे ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बताओ किस पे, एनी गवर्नमेंट बॉडी पे नहीं कटेगा, एनी बैंक इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक नहीं कटेगा, एनी बिजनेस कोरेस्पोंडेंट ऑफ ए बैंकिंग कंपनी, ठीक है, इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक, एनी वाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर ऑफ एनी बैंक। तो वाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर ऑफ बैंक होगा तो उस पर भी नहीं कटेगा, एंड एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय दी गवर्नमेंट। तो इन पे काटने की जरूरत। ये बिजनेस कोरेस्पोंडेंट क्या होता है दोस्तों, ये होता है ना, देखो जैसे गांव में तो बैंक होते नहीं है, तो अब मान के चलो किसी बैंक का कुछ छोटे छोटे ब्रांचेस खुल जाते हैं, जैसे मान के चलो एसबीआई के लिए, अब कोई गांव में ही कोई एसबीआई की सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दे, तो ये लोग बिजनेस कोरेस्पोंडेंट होते हैं। तो इन सब केसेस में याद रखिएगा कोई भी टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट दोस्तों नहीं है। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194N। तो देखो, टीडीएस विल बी डिडक्टेड बाय पेयर व्हाइल मेकिंग द कैश पेमेंट ओवर एंड अबव ₹1 crore in a financial year to the payee, and if the payee withdraw a sum of money on regular interval, the payer will have to deduct TDS from the amount। तो पेयर क्या करेगा, इस पे TDS काटेगा। When the total sum
withdraw exceeds rupees 1 crore in a financial year, and further the TDS will be done on the amount exceeding rupees 1 crore. याद रखिएगा सारे अमाउंट पर TDS नहीं कटेगा, जो 1 करोड़ को पार करेगा ना उतने पे ही कटेगा. फॉर एग्जाम्पल if person withdraw 99 लाख in financial year and in next withdrawal an amount of rupees 150 is withdrawn, the TDS liability is only on the excess amount of rupees 50,000. ठीक है. And rate of TDS in section 194N, so payer will have to deduct TDS at the rate of 2% on cash payment withdrawal of more than rupees 1 crore in financial year under section 194N. Thus, in the above example, TDS would be 50 at the rate of 2%, that is rupees 1,000. ठीक है. तो 2% का TDS हमें काटना पड़ेगा. 1 करोड़ से ऊपर का तो हमें 1,000 का TDS काटना पड़ेगा. In case the individual receiving the money has not filed income tax return for 3 years immediately preceding the year, then TDS is 2% on cash payment of withdrawal of more than rupees 20 lakh and up to 1 crore and 5% for withdrawal exceeding rupees 1 crore. तो क्या कहता है कि ऐसा पर्सन वो इंडिविजुअल जिसने 3 प्रीसीडिंग ईयर का रिटर्न उसने भरा ही नहीं है, तो फिर जो TDS काटा जाएगा ना वो 2% काटा जाएगा. किसके ऊपर? मोर देन 20 लाख एंड अप टू रुपीज 1 करोड़. तो 20 लाख से ऊपर, 20 लाख से ऊपर लेकिन 1 करोड़ तक कितना काटा जाएगा? 2%. एंड 1 करोड़ से ऊपर 5% का काटा जाएगा. कितना काटा जाएगा दोस्तों? 5% का. याद रखिएगा यहाँ पे 2 रेट है. ठीक है ना. एक तो वो जो रेगुलर अपना ITR फाइल करते हैं उनका तो 2% 1 करोड़ से ऊपर, लेकिन जो ITR 3 जिन्होंने 3 ITR सक्सेडिंग फाइल नहीं किया तो उनका 20 लाख से ऊपर TDS एप्लीकेबल हो जाएगा और 1 करोड़ तक 2% कटेगा और 1 करोड़ से ऊपर 5% कटेगा. ठीक है दोस्तों. तो बताइए आप लोगों को आया समझ में? तो देखिए दोस्तों, ये था मेरी तरफ से सेक्शन रिकॉर्डिंग ऑफ सेक्शन 194M एंड 194N. तो होप सो आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज अपना भाई समझ के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ग्रो करने में मेरा हेल्प करें. क्यों? क्योंकि ये चैनल तो दोस्तों आप लोगों का ही है, ये आप लोगों का ही है. ठीक है. और ऑल बेल आइकन में ऑल दबाना ना भूले. ठीक है दोस्तों. तो फिर मैं सी चंदन सिंह और मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं एंड साइनिंग ऑफ फॉर दी डे. ओके दोस्त. चलिए फ्रेंड.